हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब देखो, इसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीटेड है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है ना, इसके लिए मैं 1 घंटा नहीं लूंगा आपका। मैं आपको इसको 10 से 20 मिनट्स में ऐसा समझा दूंगा कि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उसी के साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ करके चले जाओ, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो भैया ध्यान से सुनना मेरी बातें, अच्छे से समझोगे इस चैप्टर को, आपको फील आएगी इसको पढ़ने के बाद में क्या मस्त चैप्टर है। तो देखो, अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? तो देखो समझो मेरी बात कि एक जनरेशन जो कि F2 जनरेशन है, ये बोल देता हूं कि ये है आपके दादा की जनरेशन। ठीक है, आपके दादा है, वो है जनरेशन आपकी। और ये F1 जनरेशन क्या है? ये है आपके पापा वाली जनरेशन। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये दोनों जनरेशन है, इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कि आपके दादा के आपके फादर को ट्रांसफर हुए होंगे। तो ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, इसी को यहां पर हेरिडिटी कहा जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट जो आता है वो आता है व्हाट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आईज जो होती हैं वो होती हैं ब्लू, और वहीं पर अगर हम उनके पेरेंट्स के देखें तो उनके पेरेंट्स की जो होती है वो होती है ब्राउन। अब ये जो मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उनके कैरेक्टर में वेरिएशन आ गया, मतलब उनकी आंखों का कलर चेंज हो गया। तो यहां पर यही होता है कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और द ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड ए वेरिएशन। मतलब कि थोड़ा बहुत भी किसी भी कैरेक्टर के अंदर अगर डिफरेंस होता है, उसी को यहां पर वेरिएशन कहा जाता है। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं? सबसे फर्स्ट इसका रीजन होता है वो होता है कि जेनेटिक वेरिएशन होता है, जिसको कि म्यूटेशन भी कहते हैं। फिर सेकंड इसके लिए हो सकता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे फर्स्ट है यहाँ पर डाइट। अब कई लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो उनके अंदर वेरिएशन कम आते हैं या फिर अलग वेरिएशन आते हैं, और जो डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करते उनके लिए अलग अलग वेरिएशन आते हैं। फिर सेकंड यहाँ पर आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो ये है कि आपके दादाजी जो हैं, आपके दादाजी के टाइम के ऊपर जो टेम्परेचर था वो कम था, और वहीं पर अगर आपके टाइम पर बात करें तो आपके टाइम पर थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। उस टाइम के ऊपर इतना नहीं जाता था, अप्रोक्सीमेटली अभी तो 48-50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन उस टाइम पर इतना नहीं जाता था। उनके टाइम पर मैक्सिमम जो था वो था 40, और इस टाइम के ऊपर है वो है 48। तो यहाँ पर वेरिएशन आने क्या है? कंफर्म है। तो यही होता है यहाँ पर। और जो लास्ट वाला है वो है केमिकल्स की। केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम जो है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे केमिकल काम में लेते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बात करूँ जो हमारे दादा के टाइम पर था, उस टाइम पर केमिकल्स हुए ही नहीं थे। हमारे दादा के जो दादा थे उनके टाइम पर थे ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था केमिकल क्या होते थे। वहां पर प्योरली ऑर्गेनिक जो होता है ना वो किया जाता था, लेकिन इस टाइम के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स काम में लिए जाते हैं। तो ये भी एक इसका मेन रीजन होता है। फिर सेकंड आता है कि क्या ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या क्या इसके पॉइंट है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि वाई इज द वेरिएशन इंपॉर्टेंट, तो यहां पर ये क्वेश्चन बनता है, यहां पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर एग्जामिनर का मन बन गया कि चलो यार बच्चों से बस एक ही क्वेश्चन पूछेंगे इससे, तो वो बोल देगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सबसे फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि इट इज द बेसिस ऑफ अ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेस है ये। फिर सेकंड पॉइंट है कि अडेप्टेबिलिटी टू द वर्ड्स कंडीशन ड्यू टू वेरिएशन, और इसकी वजह से क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन जो हो सकती है उसमें सर्वाइव हो सकता है, उसमें एडॉप्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी भी मैंने आपको दादाजी का एग्जांपल दिया था आपके, तो अगर मान लो कि उस टाइम के ऊपर आप इसमें सस्टेन नहीं कर पाते, 40 से 48 तक नहीं जा पाते, तो आप क्या सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते। इसीलिए क्या है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल सी ऑप्शन ये है कि न्यू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में अराइजेस ड्यू टू वेरिएशन, और नए ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं वेरिएशन की वजह से। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ अ सर्वाइवल। और अगर वेरिएशन होता है तो उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर इसके बाद में इसका एग्जांपल यहां पर बैक्टीरिया का दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, वो ये है कि बैक्टीरिया दैट कैन स्टैंड विद द हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट। मतलब जो कि एक तरीके से हीट के साथ में सस्टेन कर सकता है, वो हीट के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है।
अब इसके बाद में जो अगली आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, सीक्रेट मैं पेपर लीक कर रहा हूं, अपने टीचर को मत बताना, वो ये है कि आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 100% इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हो सकता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके और मेरे बीच की बात है, मेंडल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसको स्किप नहीं करना है हमें। तो देखो मेंडल एक्सपेरिमेंट को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये जो है मतलब एक तरीके से ये फादर थे, मतलब क्या थे, बापू थे, किसके जेनेटिक्स को जन्म दिया था ना, जेनेटिक्स को जिसने डिस्कवर करा था वो थे मेंडल। तो अब देखो मेंडल ने किया क्या था, क्या इन्होंने स्टडी करी थी, वो हम पढ़ते, लेकिन सबसे पहले देखते कि इन्होंने किसके ऊपर स्टडी करी थी। इन्होंने स्टडी करी थी, हम सब जानते कि ग्रैंड गार्डन पी प्लांट जो था उसके ऊपर स्टडी करी गई थी। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है पाइसम स्टेनियम, जो है वो है इसका नाम। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आने के बहुत सारे चांसेस है, तो इसका नाम जरूर से याद रखना कि पाइसम स्टेनियम जो प्लांट था उसको मेंडल एक्सपेरिमेंट में यूज में लिया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं कि मेंडल एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट हुआ था इन विच ही क्रॉस पॉलिनेटेड, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा था। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। इसके अंदर जो पॉलिनेशन होते हैं या फिर जो भी हाइब्रिड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, इसमें 2 तरीके के होते हैं, इनके नाम से क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट होता है वो होता है मोनोहाइब्रिड। अब देखो मोनोहाइब्रिड का मतलब आ गया कि यहां पर एक, मतलब एक ही यहां पे होगा कि इन केस ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द प्योर लाइन ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ अ प्लांट्स, मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइब्रिड क्रॉस होने वाला, मतलब एक पेरेंट ही इन्वॉल्व रहेगा इसमें। और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो रहेगा F2 जनरेशन के अंदर वो रहेगा 3:1। ये क्या है, ये 3 है, 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड के नाम से समझ में आ रहा है कि यार इसके अंदर 2 है, डाई का मतलब 2, तो इसमें क्या होगा कि इन केस ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इट इन्वॉल्विंग द 2 पेयर्स ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और जो इसका फिनोटिपिक रेशियो रहेगा F2 जनरेशन में वो रहेगा 9:3:3:1, ये रहने वाला है इसका फिनोटिपिक रेशियो। अब ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कहां से है, लेकिन आपको तो अभी बस इतना ही याद रखना है अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आता है तो। अब इसके बाद में मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो क्वेश्चन मतलब इन्होंने करा था पूरा, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला कि ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों था और इनको इस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या मिला। तो इनको इस एक्सपेरिमेंट को करने से ये कुछ रिजल्ट्स मिले थे। ये यहां पर क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का कि व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ अ मेंडल एक्सपेरिमेंट। इसके लिए 3 पॉइंट लिखने होंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेंडल कंडक्टेड दैट आउट ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वन इज अ डोमिनेंट। ये वाली जो लाइन अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स दैट इट मेक्स द अपीयरेंस इन द हाइब्रिड। मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो कैरेक्टर है ना, इसके अंदर भले ही 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं, लेकिन इनमें से क्या हुआ, एक डोमिनेंट होगा और जो एक है वो रहेगा रिसेसिव। मतलब कि वो दिखेगा नहीं, होगा तो जरूर लेकिन वो क्या होगा, वो दिखेगा नहीं, अपना शो नहीं कर पाएगा उसके ऊपर अपना इफेक्ट। एंड मैनिफेस्टेशन इज अदर इज मार्क। मतलब कि मैनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो दूसरे वाला डोमिनेंट है वो ही दिखेगा इसमें, ये याद रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो अगली टर्म आती है इसी की कंक्लूजन का ही ये कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट। जैसे कि होमोलोगस जो होता है ना, मतलब एक जैसा ही जो होमोलोगस रहेगा, होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर। 2 कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट को। जैसे कि टी हो गया ना, इसको यहाँ पर डिनोट करा जाएगा, ये होता है यहाँ पर होमोलोगस, क्योंकि इसके अंदर एक जैसा ही ट्रेट है और वो है डोमिनेंट। और वहीं पर अगर बात करें होमोलोगस रिसेसिव, रिसेसिव का मतलब ये हो जाएगा कि उसके अंदर वो स्मॉल है, तो आपको क्या करना है कि कैपिटल टी यहां पर लिखा हुआ है तो आपको लिख देना है स्मॉल टी, और ये हो गया समझ में। इसको तो याद मत रखो, डोमिनेंट को याद रखो, उसका उल्टा रिसेसिव के अंदर कर देना है। और फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है। इसके अगले पॉइंट में ये है कि इन क्रॉसिंग इफ 2 और मोर ट्रेट्स आर इन्वॉल्व, अगर कोई भी क्रॉसिंग है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ट्रेट्स इन्वॉल्व हैं, देन देयर जेन्स असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। असॉर्टेड का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट अगर लिखोगे ना, ये वाला नाम, तो आपको लगेगा कि यार आंसर बच्चा पढ़ के आया है, एक अच्छी जगह से पढ़ के आया है, तो इसलिए आपको ये नाम जरूर से लिखना है। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द पेरेंट, और उसके अंदर जो एक तरीके से चाहे से कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हो उसमें उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट इज अ प्योर एंड पजेस ओनली 1 जेन सेट। इसमें बस एक ही जेन सेट होता है गैमेट।
अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया वो ये आता है कि फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ स्प्रिंग रिसीव वन एलाई फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। मतलब ये है कि एक जो एलाई है वो अपने फादर से रिसीव करेंगे और एक जो एलाई है वो करेंगे अपनी मदर से रिसीव, क्योंकि यहां पर ये क्या है, इसके अंदर ऐसे जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराया था क्रॉस, तो क्रॉस के अंदर क्या होगा कि दो पेरेंट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि पेरेंट जनरेशन जो है टॉल पी प्लांट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, क्योंकि यहाँ पर टॉल क्या है वो है डोमिनेंट, और जो शॉर्ट पी प्लांट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से और स्मॉल टी से। अब इसके बाद में क्या होता है कि हम इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं। जब इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाते तो हमारे पास में ये 4 कॉम्बिनेशन होगा। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे है, सबसे फर्स्ट क्या करो कि आप इस टी को सिलेक्ट करो और एक बार इसके साथ में आप करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा टी और टी, फिर इसके बाद में इसको आप सेकंड के साथ में करेंगे तो फिर से आपको यहां पर मिलेगा टी और टी, और इसी तरीके से अब ये सेकंड वाले को करो और फिर इसके साथ में करो, फर्स्ट वाले के साथ में और सेकंड वाले के साथ में। तो वही यहां पर ये टेबल की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं, इसमें क्या करा है मैंने, एक टी यहां से ले लिया, एक टी यहां से ले लिया, फिर एक टी यहां से ले लिया, फिर टी यहां से ले लिया। तो इस तरीके से ये वाली जो टेबल है ये आसान है, आप ये टेबल बना के आना, बहुत ही आसान, और आपको ये याद भी रहेगी कि भैया इसमें करना कुछ भी नहीं, एक टी यहां से लेना, एक टी यहां से लेना, टी यहां से, टी यहां से, फिर टी यहां से, टी यहां से, ऐसे करके आपको ये पूरी टेबल फॉर्म कर देनी है। अब यहां पर आपको नोट करने वाली बात यह है कि ऑल द पेरेंट्स आर टॉल। अब टॉल क्यों है भैया, इसके अंदर तो हमें तो स्मॉल टी भी दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि स्मॉल टी जो है ये क्या है, रिसेसिव है, और जो कैपिटल टी है वो क्या है, वो है डोमिनेटिंग। तो यहां पर डोमिनेटिंग आएगा ना, डोमिनेटिंग क्या है, वो है यहां पे टॉल। तो इसीलिए क्या होगा कि यहां पर टॉल जीनोटाइप रहेगा, जो कि रहने वाला है टी, और स्मॉल टी रहेगा इसके अंदर जीनोटाइप। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, अभी ये जो F1 जनरेशन है इनका हम क्या करवा देते हैं, इनका क्रॉस करवा देते हैं, मतलब इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हम इसके बाद में बोल देते हैं कि टी और टी के गैमेट्स इस तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये टेबल हमने फॉर्म कर ली, तो अब देखना इसका फायदा, ये टी लिया और इसके साथ में करेंगे तो हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेगा, फिर इसके बाद में कैपिटल टी और स्मॉल टी से हमें ये मिलेगा, फिर लास्ट वाले के अंदर देखोगे कि स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, इससे तो ये हमें मिल रहा है, लेकिन लास्ट के अंदर देखो ये वाला, ये टी हो गया और एक ये टी हो गया, तो हमें लास्ट के अंदर मिल रहे हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब कि इसके अंदर दोनों के दोनों ही क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। तो रिसेसिव क्या था, रिसेसिव था यहाँ पर स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये स्मॉल पी प्लांट फॉर्म हो गया। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमें मिल गए 75% ऑफ क्या है, वो है टॉल, और 25% क्या है, वो है यहाँ पर शॉर्ट पी प्लांट, और इनका जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीन टिप रेशियो है, वो है यहाँ पर कैपिटल टी टी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये मिल रहा है। फिर सेकंड है कि टी और टी, जो कि आपने देखा कि हाइब्रिड हैं दोनों के, और एक है यहाँ पर स्मॉल वाला, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इनका रेशियो रहेगा 1:2:1, और इनका फिनोटिपिक जो रेशियो है वो रहने वाला है टॉल और शॉर्ट का, वो रहेगा 3:1। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में सीधा 1 नंबर का MCQ आ सकता है। तो ये हो गया पूरा मेंडल एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहले वो है एलाई। एलाई क्या है, एलाई इज दी वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, और जीन का एक डिफरेंट फॉर्म जो है उसी को ही एलाई कहा जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, एन एलाई हुज फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। अगर दूसरा प्रेजेंट है ना तो भी यही वहां पर क्या करा जाएगा, इसको ही ज्यादा वहां पे महत्व दिया जाएगा, इसकी ही वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। तो अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको क्या करना है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला देख लेना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर टी, और इसको कैपिटल लेटर टी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव वो होता है कि जो कि प्रेजेंट तो होगा लेकिन उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, या फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपको बस उसका उल्टा लिख देना है, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर टी, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा जाता है। फिर इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर जीनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक क्या कंपोजिशन है इंडिविजुअल का, उसको यहाँ पर कहा जाता है जीनोटाइप। और जैसे कि प्योर और हाइब्रिड टॉल, ये सब कुछ क्या रहते हैं, ये रहते हैं उसके जीन के। जैसे कि हमने देखा था टी और टी, मतलब ये क्या था, ये था प्योर टॉल, इसके अंदर कोई भी वो नहीं है। लेकिन अगर बात करें टी और स्मॉल टी की,
तो ये क्या था, ये था हाइब्रिड, इसके अंदर टॉल भी था और इसके साथ में स्मॉल भी था, लेकिन ये टॉल था क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर टी जो था वो था डोमिनेट। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, मतलब जैसे कि टॉल था या फिर ड्रॉफ था, वो यहाँ पर इसमें फिनोटाइप में आते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड ट्रेड्स क्या होते हैं। मोनोहाइब्रिड ट्रेड्स की डेफिनेशन देखते हैं। मोनोहाइब्रिड वो होता है कि द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेड इज टेकन इनटू द कंसीडरेशन एंड अदर इज नॉन एज एन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब ये है कि एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर कि सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का लिया जाएगा, उसी को ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। और इसी का ही उल्टा क्या होगा, डाई हाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि भैया द क्रॉस इन विच टू पेयर, जिसके अंदर दो पेयर काम में ले लिए जाएंगे, उसी को यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड रेशियो। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलता है उसको हम मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहते हैं। और फिर इसके बाद में अगला जो आता है डोमिनेंट ट्रेड। डोमिनेंट ट्रेड क्या होता है, द ट्रेड विच इज एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, जो कि अपनी F1 जनरेशन में आ सकता है ना, उसी को ही डोमिनेंट कहते हैं। देखो इसके अंदर क्या रहा है कि F1 जनरेशन में कौन कौन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट टॉल, ये टी क्या है, ये है डोमिनेंट, तो ये यही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। स्मॉल टी तो कर ही नहीं पा रहा है, ये किस में कर पा रहे हैं, ये कर रहा है अपनी F2 जनरेशन में। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। और देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिसेसिव ट्रेड। अब रिसेसिव ट्रेड क्या होता है कि द ट्रेड विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन बट अपीयर्स इन F2 जनरेशन, जो कि F1 में तो नहीं आ पाया, F1 में किसी रीजन से वो चुप रहा, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रहता, तो फिर वो क्या होता है, वो आता है F2 जनरेशन में अपनी एकदम से वो एंट्री लेता है। कौन सी वाली एंट्री होती है, दबंग कोई सी भी एंट्री होता है, बहुत ही जबरदस्त एंट्री लेता है रिसेसिव ट्रेड। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि होमोलोगस क्या होता है, हेट्रोलोगस क्या होता है, जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ जेन्स होते हैं, इनको होमोलोगस कहते हैं। जिनके अंदर डिफरेंट टाइप होते हैं वो होते हैं यहाँ पर मतलब हेट्रोलोगस, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि डोमिनेंट जीन क्या होता है, द जीन्स विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो वो वहां पर ये होते हैं डोमिनेंट। और रिसेसिव इसका उल्टा होता है कि जो कि नॉट एबल टू, मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हेट्रोजीनियस में, सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप होमोलोगस कंडीशंस में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये याद रखनी है आपको बात। देन फिर इसके बाद में आप आते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, मतलब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि आपकी जो एक तरीके से स्पीकिंग स्किल्स हैं, क्या वो आपके फादर के ऊपर डिपेंड करती हैं? क्या आपको, जैसे कि आपको अगर स्पीकिंग आती है तो आपके फादर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं कि आपको मोबाइल जो है, मोबाइल चलाने की जो स्किल है, क्या वो आपके पापा के ऊपर डिपेंड करेगी? आपके पापा बहुत ही अच्छे मोबाइल चलाते होंगे तो ही आप चला पाओगे? नहीं, ये क्या है, ये है एक्वायर्ड। जैसे कि आपने बोलना कहां पर सीखा, स्कूल में जाकर के सीखा, पढ़ना कहां पर सीखा, स्कूल में जाकर के सीखा, मतलब बचपन से आपको ये नहीं आता है, लेकिन आपने बाहर इस दुनिया में आकर के जो चीजें सीखी उसी को ही एक्वायर्ड कहा जाएगा, मतलब सीखने को एक्वायर्ड कहते हैं। अब जैसे कि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर जो है, उसका बेटा जो है, उसको क्रिकेट नहीं खेलना आता। मैं अगर मान लो सिखा दिया होगा बाहर से, जब वो पैदा हुआ था जब उसको नहीं आता था, लेकिन अब उसके पापा ने उसको सिखा दिया, तो क्या करें, वहां पर वो सीखा है। सीख तो आप भी सकते हो, आप भी बन सकते हो, लेकिन यहां पर क्या है कि ये ट्रांसफर नहीं होती है। क्या होती है, ये होती है स्किल्स होती हैं, ठीक है। स्किल होती है जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होती है, खेलने की स्किल होती है, तो ये सब स्किल्स में होती है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होता है कि नॉट प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल। आपको सिंपल से साइंटिफिक वे के अंदर याद रखना है कि भैया रिप्रोडक्टिव सेल में प्रेजेंट नहीं होती एक्वायर्ड ट्रेट्स। फिर सेकंड ये होता है कि वी एक्वायर इट फ्रॉम सराउंडिंग, और ये हम बाहर से सीखते हैं, सराउंडिंग से सीखते हैं, इसीलिए इनको एक्वायर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हो गया स्पीकिंग हो गया, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, ये सब जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास में एक्वायर्ड। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है हमारे पास में इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेड का मतलब ये हुआ कि जो कि आपके फादर से क्या हो भैया, अपने सन को ट्रांसफर हो, मतलब कि पिताजी से अपने बच्चे को ट्रांसफर होती हैं, वो होती है इनहेरिटेड। मतलब जो कि आपको विरासत में मिलती हैं वो होती है इनहेरिटेड, जो कि आप चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। मतलब जैसे कि मान लो कि आप बोलते हो कि मेरे पापा का कलर जो है ना बालों का वो है ब्लैक, और मैं चाहता हूं कि मेरा ब्लू आ जाए, वो नहीं आ सकता, वो तो आपके पापा का जो बालों का कलर है वही रहेगा।
अब इसके बाद में क्या होता है कि इट इज प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल एंड वी इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट्स, और ये हम हमारे पेरेंट्स से ही लेते हैं। और इसका जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, और भी काफी सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आई कलर हो गया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन वेरिएशन की वजह से वो चेंज हो सकता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इनहेरिटेड वो होते हैं जो कि हम पहले से सीख कर हमारे पास में होता है, बचपन से होता है, हम पैदा ही उसको लेकर के होते हैं, उसी को ही इनहेरिटेड कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगला जो आता है पॉइंट वो ये आता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो ये जो टॉपिक है इससे एग्जाम के अंदर पिछली बार 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है। आपका तो एग्जाम 23 में हो गया, लेकिन 22 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुना मेरी बात। तो इसके अंदर सबसे पहले तो यहां पर आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे आप ये बता सकते हो कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट जो है वो है भैया इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब ऐसे भी कुछ जो प्राणी होते हैं हमारी धरती के ऊपर जिनको कि हम टेम्परेचर देख करके बता सकते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब इसका हम देखते हैं कि इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब कि वो बता देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, जो कि स्पेशली पाया जाता है टर्टल्स में। ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इसमें कह भी सकते हैं कि व्हाट आर द मतलब विच एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द ऑफस्प्रिंग। तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं जेनेटिक। अब जेनेटिक यहाँ पर आते हैं कि द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स अकर्स बाय द जेनेटिक कंट्रोल एंड जेन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब ये कि ये जो है इसका सिंपली जेनेटिक कंट्रोल होता है, इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हमें नहीं पता होता कि जो नेक्स्ट जनरेशन में आने वाला है वो बॉय है या फिर गर्ल है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से होता है ये। तो सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग में। तो आप लोग बताओ कि इसके अंदर कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए। मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल नंबर की बात कर रहा हूं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां पर जो 1 पेयर होता है वो होता है 2 क्रोमोसोम होता है। एक पेयर का मतलब होता है कि उसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, ऐसे ही 23 है। तो ये बताओ कि कितने हैं टोटल। और यहां पर इसमें जो 23 पेयर हैं इनमें से एक पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसका कि मतलब ये होता है कि वो डिसाइड करता है कि जो आने वाला चाइल्ड है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। अब जैसे कि इसके अंदर किस तरीके से होता है, इसके अंदर मेल के पास में 2 गैमेट्स होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल जो होती है उनके पास में 2 गैमेट्स होते हैं एक्स और एक्स। जब इनके पास में क्या होता है, इनको आप बोल सकते हो कि जब नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है तो यहाँ पर फादर से एक लिया जाएगा और एक मदर से लिया जाएगा। तो यहाँ पर गैमेट्स जो होते हैं ये मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फादर के पास में 2 गैमेट्स हैं एक्स और वाई, मदर के पास में एक्स और एक्स है। अब इसके बाद में वही टेबल बनेगी, जैसे कि एक्स को सबसे फर्स्ट एक्स के साथ में करा तो एक्स एक्स हो गया, फिर इसके बाद में एक्स को इसके साथ में करा तो भी यहाँ पर एक्स फॉर्म हुआ, लेकिन जो वाई था वाई को एक्स के साथ में फॉर्म करा तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया, और फिर इसके साथ में इसमें करा तो यहाँ पर एक्स वाई होगा। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपको 4 में से 2 तो गर्ल हैं और 2 इसमें बॉयज हैं। तो मतलब ये हो गया कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय वो कितनी रहेगी, फेवरेबल आउटकम कितने भैया, बॉय या फिर गर्ल की, दोनों के 2-2 ही हैं। तो हम लिख सकते हैं 2/4, तो यहाँ पर आ गया 1/2 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और हम ये बोल सकते हैं कि भैया 50% प्रोबेबिलिटी होते हैं कि वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगी। तो यहीं पर ही आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ में अगर आपने अभी भागना मत, अभी जो जल्दी से भागो मत, जल्दी से लाइक करके जाओ, नहीं तो देख लेना, फिर लाइक करो और उसी के साथ में सब्सक्राइब करो और अपने प्रिय मित्र के साथ में इसको शेयर कर दो। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।